हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने केस डिस्कशन करने जा रहे हैं कमांडर के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ये केस भारत के अदालत का है और इस केस का जो रियल फैक्ट है ये एक रियल घटना पे आधारित है और ये 1959 का केस है। इस केस को लैंडमार्क जजमेंट सुनाई गई थी जिसने भारत के जुडिशियल सिस्टम को हिला के रख दिया था। क्यों? इस केस में कुछ तो ऐसी खास बात है जिसकी वजह से इसे लैंडमार्क जजमेंट मिला था। ये केस एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब पति पत्नी और वो। तो चलिए इस केस के संबंध में डिस्कशन करने जाएंगे, लेकिन इस केस में दिखाए गए सारे कंटेंट केस के प्रोसीडिंग के बेस पर है। कुछ भी इसमें काल्पनिक नहीं किया गया है। जैसा इस केस के संबंध में आगे प्रेजेंट किया गया था वैसा ही इस प्रेजेंटेशन में भी किया गया है। तो आपके समझने के लिए कुछ वाक्यों में ऊपर नीचे कुछ कहानियाँ हमने आपके सामने बताई है ताकि आपको ये केस बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए डिस्कशन करते के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस केस में जो कैरेक्टर है वो है कमांडर के.एम. नानावती, प्रेम भगवान आहूजा और मिसेस सेल्विया नानावती। इसमें जो सेल्विया थी वो एक शादीशुदा महिला होने के बावजूद भी उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी कि वो प्रेम भगवान आहूजा के प्रेम में पड़ गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो के.एम. नानावती से लव नहीं करती थी, परंतु लव एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी हो सकता है और उसमें पर्सन कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ सेल्विया एक बहुत ही अच्छी कल्चर्ड वुमेन थी। उसके 3 बच्चे थे और वो अपने पारिवारिक जीवन से काफ़ी खुश थी। परंतु एक फंक्शन में के.एम. नानावती की मुलाकात प्रेम भगवान आहूजा से हुआ और वहाँ से इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी, जिसकी वजह से प्रेम आहूजा की मुलाकात मिसेस सेल्विया नानावती से हुई और सिल्विया से इनकी दोस्ती काफ़ी आगे तक चली, जिसकी वजह से ये दोस्ती उनकी अफेयर्स में आ गई। तो यहाँ पर जो नानावती थे वो नेवी में कमांडर थे और नेवी का जो जॉब सर्कल है वो 6 मंथ आप फैमिली को देते हैं, 6 मंथ आप अपनी सर्विस को देते हैं। तो नानावती मोस्टली अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर हुआ करते थे। तो उसी दौरान जो सेल्विया नानावती जो है वो प्रेम भगवान आहूजा के प्यार में आ गई और वहाँ से इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। तो इस केस के सिलसिले में काफ़ी मूवी और वेब सीरीज़ भी रिलीज़ की गई। करंट में जो मूवी रिलीज़ हुई थी वो रुस्तम था और 1973 में अचानक मूवी रिलीज़ की गई और 2019 में इस पे कई वेब सीरीज़ भी बनाई गई। जहां नौसेना के कमांडर केशव नानावती को उनकी पत्नी के प्रेम और प्रेम आहूजा की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था, इन पर सेक्शन 302 और 304 लगे। आरोपी कमांडर नानावती को शुरू में एक जूरी ने दोषी नहीं घोषित किया था, लेकिन इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया
और आगे मामला बेंच ट्रायल के तौर पर फिर से पेश किया गया। यह एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसमें जो दोषी थे वो प्रेम भगवान आहूजा के मर्डर पर के.एम. नानावती को गिरफ्तार किया गया था। जो प्रेम भगवान आहूजा थे वो एक हाईली क्लास और के बिजनेसमैन थे। इनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस था और ये एक रिच परिवार से बिलोंग करते थे और इनकी एक बहन थी मामी आहूजा। और इन दोनों की जो दोस्ती है वो उनके एक कॉमन फ्रेंड ने एक फंक्शन में कराई थी। सिल्विया एक समय प्रेम भगवान आहूजा से अत्यधिक प्रेम करने लगी और ऐसा भी लग रहा था कि एक समय वो नानावती को डाइवोर्स देकर प्रेम भगवान आहूजा से शादी कर लेगी, जैसा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में रिटन में लेटर में लिखा गया है। और उनकी बहन ने भी ये कहा था कि सिल्विया चाहती थी कि वो डाइवोर्स देकर प्रेम भगवान आहूजा से शादी कर ले, परंतु सिल्विया को कहीं ना कहीं प्रेम के इरादों पे शक था कि वो उनसे शादी करेंगे कि नहीं। 1 नवंबर को नानावती अपने असाइनमेंट से कंप्लीट करके वो क्या हुआ घर को लौटे। वहीं सिल्विया के पास पहुँचे और वो सिल्विया के करीब आने की कोशिश करे। सिल्विया से बहुत पूछताछ करने पर सिल्विया ने उनसे अपनी सारी बात कह दी। नानावती ने जब सिल्विया से पूछताछ करी तो सिल्विया ने ये कबूल कर लिया कि वो प्रेम आहूजा से प्यार करती थी। नानावती अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के सामने अपने क्रोध को जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली के साथ मेट्रो सिनेमा में गए और वहाँ अपनी फैमिली को उन्होंने ड्रॉप किया और वो उन्हें वापस लेने आएंगे ऐसा बोलकर वहाँ से अपसेट होकर दुखी होकर वो वहाँ से चले गए। पर वो वहाँ से सीधा नोवेल बस में जाकर 6 गोलियां उन्होंने झूठे बयानों के आधार पर, मतलब झूठा उन्होंने कुछ कहकर उन्होंने वहाँ से 6 गोलियां ले ली और अपनी पिस्टल में डाल लिए और वो सीधा प्रेम आहूजा के दफ्तर को गए। जब वो प्रेम आहूजा के दफ्तर पहुँचे तो उस समय प्रेम आहूजा अपने दफ्तर पर नहीं था, तो वो उसे ढूंढते हुए उसके घर को चले गए, जैसा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में था। नानावती ने कोर्ट के एनकाउंटर के मुताबिक उन्होंने आहूजा से पूछा था कि क्या बाद में सिल्विया से वो शादी करेंगे और उनके बच्चों को स्वीकार करने का इरादा है। जैसा ही भगवान प्रेम आहूजा ने नेगेटिव उत्तर दिया कि क्या मैं हर उस लड़के से शादी कर लूं जिसके साथ मैं सोता हूं। बस इस बातों को सुनते ही जो नानावती है उसने अपने रिवॉल्वर से वो 6 गोलियां सीधा प्रेम भगवान आहूजा को मार दिया और प्रेम भगवान आहूजा की वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। ज्यूरी ट्रायल जब चला तो उसमें ये कहा गया कि क्या ये मर्डर है कि ये प्री प्लान मर्डर है। इस मामले की जड़ यह थी कि क्या नानावती आहूजा को
पल की गर्मी में ही गोली मार दिया या फिर वो पहले से ही उसकी हत्या का पूर्व प्लान रखा। पूर्व पारदर्शिता में नानावटी को यह संतोष मानव वध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाया गया होगा, जिसमें अधिकतम जो थी वो 10 वर्ष तक की सजा होती थी। इसी कारण यह है कि वह आईपीसी की धारा 300 जो कि हत्या को परिभाषित करती है कि अपवाद 1 और 4 लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपवाद 1 जो था वो क्या था? राज्य संतोष हत्या नहीं है अगर जो अपराधी है जबकि गंभीर और अचानक उत्तेजन से आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित उस व्यक्ति को मौत का कारण बन जाता है जिसने उसे उकसाने को दिया या गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति के मौत का कारण बनता है। तो ये अपवाद 1 बोलता। अपवाद 2 में क्या होता है? जो संतोष हत्या नहीं है अगर यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी से अचानक लड़ाई में प्रीमेडिटेशन के बिना प्रतिबद्ध है और अपराधी के बिना अनुचित लाभ लिया या एक क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया। तो यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वह है कि ऐसे मामलों में यह सराहनीय है कि कौन सी पार्टी उकसाने की पेशकश करती है या पहले से हमला करती है। तो बाद की जो परिदृश्य थे यानी पूर्व नियोजित हत्या में नानावटी पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा जिससे सजा मौत या आजीवन कारावास है। नानावटी की रक्षा टीम ने दलील दी कि यह हत्या की राशि नहीं है, जबकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि पूर्व नियोजित हत्या है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जूरी का एक ही काम था, क्या था? आरोप के तहत किसी व्यक्ति को दोषी या दोषी नहीं के रूप में सुनाना। वे किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे अगर ना आरोपी की सजा दे सकते हैं। तो ग्रेटर जो बॉम्बे सेशन कोर्ट ने जूरी ने नानावटी को धारा 302 के तहत दोषी नहीं माना, जिसके तहत नानावटी पर 8 और 1 का फैसला सुनाया गया। श्री रतिलाल भाई चंद्र मेहता सशस्त्र न्यायाधीश ने बेटी होने की विक्र माना और मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भेज दिया। जो यहाँ पर सशस्त्र न्यायाधीश ने बरी होने के लिए जो विकृत माना और मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जूरी को पीठासीन न्यायाधीश ने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुक्त किया गया। तो यह साबित करने की जो जिम्मेदारी कि यह एक दुर्घटना और पूर्व नियोजित हत्या नानावटी पर नहीं थी। दूसरा क्या बोलता है? यह सिल्विया का बयान नानावटी के लिए गंभीर उकसाने वाला था और आहूजा के बेडरूम में कोई खास घटना थी या दोनों हो सकता था। तो जज ने जूरी को गलत बताया। उकसाने वाला वैसा व्यक्ति भी आ सकता है। जो निर्देश दिया गया कि नानावटी के बचाव को साबित करना है इस हद तक कि एक उचित व्यक्ति के मन में कोई उचित संदेह नहीं है। अदालत ने दलील को स्वीकार करते हुए जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और मामला हाई कोर्ट की सुनवाई में गया। यह दावा किया जा रहा था कि जूरी मीडिया से प्रभावित किया गया था और गुमराह किया जा रहा था। भारत के प्रवासियों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों के जूरी परीक्षण को जल्द ही समाप्त कर दिया गया, जिसके पास अभी भी वैवाहिक परीक्षण के लिए जूरी परीक्षण है। जूरी क्या होती है? जो ज़्यादातर जो निर्णय है वो भावुक होकर लेती है, इसीलिए आजकल जो है वो बेंच के तौर पर डिसीजन लिया जाता है।
जजेस डिसीजन लेते हैं। पहले जजेस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, जूरी ही डिसीजन ले लेती थी, लेकिन अब क्या हो गया, बेंच ट्रायल के थ्रू से जजमेंट होने लगा। तो बचाव पक्ष में उच्च न्यायालय में जो बचाव पक्ष ने इस घटना पर अपना संक्रमण प्रस्तुत किया, जिसके लिए दोनों लोगों के अलावा कोई गवाह नहीं था और ना कोई साक्ष्य। सिल्विया के कबूलनामे को सुनकर नानावटी खुद को गोली मारना चाहते थे, लेकिन जो सिल्विया ने उन्हें शांत कर दिया, जिससे उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना है। और ऐसा कोई कारण नहीं था कि खुद को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि सिल्विया ने उसे यह नहीं बताया कि प्रेम ने उससे शादी करने का इरादा किया था या नहीं। नानावटी ने अपने लिए यह पता लगाने के लिए किया कि जब नानावती ने प्रेम के शयन कक्ष में मुलाकात की तो प्रेम सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया पहने स्नान से बाहर आया था, और गुस्से में नानावती ने प्रेम से पूछा कि क्या वो सिल्विया से शादी करने और उनके बच्चों की देखभाल करने का इरादा रखता है। तो प्रेम ने आंसर दिया, क्या मैं हर उस महिला से शादी करूँगा जिससे साथ में सोता हूँ। जिसे नानावती को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत हाथ में रखी पिस्टल की गोली प्रेम पर दाग दिया। तो जो अभियोजन पक्ष ने कहा, यह जो है जो गवाहों पर जो समर्थन था, उसमें आहूजा ने तो जो तौलिया पहन कर रखा था वह उसके शरीर पर बरकरार था। तर्क जो हुआ उसमें कह रहा है कि जो वो अगर उनके बीच में अगर हाथापाई होता तो क्या होता, आहूजा का तौलिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता, लेकिन यहाँ पर आहूजा का जो तौलिया था वो उसके शरीर पर वैसे ही बरकरार था, और ना तो वो ढीला था और ना गिरा गया था। हाथापाई के मामले में तो यह बहुत असंभव है कि तौलिया बरकरार रहा होगा। तो अभियोजन पक्ष का यह तर्क था। तो सिल्विया के कबूलनामे के मुताबिक एक शांत और एकत्र नानावती ने अपने परिवार को थिएटर में ले गया और अपने नौसेना अड्डा पर पहुंचा, और नेवी लॉ के मुताबिक एक झूठे बयान के तहत बंदूक और राउंड हासिल कर लिए थे, जिसके संकेत मिला कि उकसाने की तो कार्रवाई ना तो गंभीर है और ना ही अचानक। नानावती ने जो हत्या की योजना बनाई थी, मतलब यहाँ पर वो प्री प्लान था, ऐसा बोला गया। तो आहूजा के जो नौकर ने गवाही दी कि जो उत्तराधिकारी था ने तुरंत क्या किया, गोली उसके ऊपर दाग दिया, और पूरी घटना 1 मिनट के अंदर हो गई, ऐसा नौकर ने कहा। इस तरह का एक हाथापाई का फैसला हुआ। नानावती आहूजा के आवास से बाहर जब वो निकले तो बिना उसकी बहन, जो कि वो दूसरे कमरे पे मौजूद थी, मामी आहूजा को बिना कुछ समझाए इस हादसे के बारे में, इसके बाद उसने बंदूक उतार दी और पहले जो पोस्टल मार्शल के पास गया और फिर पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल लिया। इस तरह यह फैसला किया गया कि वो चकित है और पुलिस उपयुक्त ने गवाही दी। मतलब वो अपने जॉब के लिए बहुत ईमानदार था। उसने जहाँ से रिवॉल्वर ली वहाँ वो वापस गया, और वो अपने सबसे पहले अपने जो मार्शल जो थे वहाँ उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, पुलिस के पास भी अपना जुर्म कबूल किया, यहाँ तक उसके केस में जो उसका नाम भी गलत एंटर था उसको भी उसने सुधारा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नानावती ने कबूल किया कि उसने आहूजा को गोली मारकर हत्या कर दी, और यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट में अपने नाम को की जो स्पेलिंग थी जो गलत था उसको भी उसने ठीक कर लिया। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क से सहमति जताई कि हत्या पूर्व निश्चित थी और नानावती को हत्या की राशि की संतोष हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 24 नवंबर 1961 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को बरकरार रखा। इस घटना के संबंध में जमकर जो था समर्थन मिला पब्लिक का,
इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और इस प्रकार के जुनून का अपराध असामान्य माना जाता था। नानावती आहूजा को करीब 15 सालों से जानता था और सिल्विया आहूजा की हत्या के बाद अपने पति के साथ ही खड़ी रही। सिल्विया की एक बात यहाँ बहुत अच्छी थी कि उसने अपने पति का साथ जम कर दिया, उसने कबूला भी अपने गुनाह को और साथ में वो अपने पति के साथ इस पूरे केस में बनी रही। खुद एक पारसी आरके जो कंजरिया के स्वामित्व वाली साप्ताहिक टैबलाइड ब्रिटिश ने इस कहानी को प्रचलित किया और इस प्रकार ये कहानी कई ऐसी मैगजीनों पे छपे। उन्होंने उसे एक गलत पति और ईमानदार अधिकारी के रूप में चित्रित किया, एक करीबी दोस्त द्वारा धोखा दिया गया। ब्रिटिश ने नानावती की छवि को चित्रित किया और आहूजा को प्लेबॉय हानि के जो खिलाफ आदर्श मध्य वर्ग के मूल्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में है। प्रभावशाली पारसियों ने बॉम्बे में नियमित ट्रोलियां आयोजित की, जिसमें सबसे बड़ा मौका था जो राज्यपाल के उस फरमान का समर्थन करता था जिसमें नानावती की आजीवन सजा को निलंबित कर दिया और उसे नौसेना हिरासत में रख दिया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई नहीं की। उस रैली में 3,500 लोगों ने हॉल भरकर करीब 5,000 से बाहर खड़े थे। नानावती को भारतीय नौसेना और पारसी पंचायत से भी समर्थन मिला, जबकि सिंधी समुदाय ने मामी आहूजा का समर्थन किया। न्याय विवादियों ने राम जेमामली ने आयोजित किया कि नेतृत्व किया कि जो काल खंडवाला ने नानावती को प्रतिनिधित्व किया। तो रिलीज में क्या हुआ, नानावती कई सालों तक नेहरू गांधी परिवार के समान सामाजिक हलकों में चले गए थे। उन्होंने पहले वी.के. कृष्णा मेनन की रक्षा अतिथि के रूप में काम किया था, जबकि बाद में यूनाइटेड किंगडम के उच्चयुक्त थे और उसके समय के दौरान नेहरू के करीब हो गए थे। वो नेहरू के बहुत खास पर्सन में माने जाते थे। नानावती के मुकदमे और सजा के समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बम्बई राज्य की राज्यपाल थी। नानावती ने 3 साल जेल में बिताए और यह आशंका जताई जा रही थी कि उनके लिए क्षमा सिंधी समुदाय के गुस्से वाली प्रक्रिया को प्रकाश में ले सकता था, इसलिए आहूजा परिवार का संबंध था। तो उस समय जो सरकार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रहे और सिंधी व्यापारी भाई प्रताप से क्षमा के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने आयात लाइसेंस का दुरुपयोग करने के लिए दोषी ठहराया गया था। उनकी स्वतंत्र सेनानी पृष्ठभूमि और उसके अपराध के सापेक्ष घोटेपन को देखते हुए सरकार भाई प्रताप को क्षमा करने के लिए इच्छुक थी। अंत में मृतक की बहन मामी आहूजा से भी नानावती के लिए क्षमा मांगने का आवेदन पत्र प्राप्त किया गया। उन्होंने लिखित में अपनी क्षमा के लिए अपनी सहमति दे दी। महाराष्ट्र की तत्कालीन राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने भी उस दिन भाई प्रताप और नानावती को क्षमा कर दिया। उनकी रिहाई के बाद जो नानावती और उसकी जो फैमिली है, उस सिल्विया और उनके 3 बच्चे कनाडा में बस गए और उन्होंने वहीं पर अपना गृहस्थ जीवन खुशी खुशी बिताया। इस प्रकार ये केस यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए केसेस के साथ में। थैंक यू।